नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में उतर रहे हैं जो सदियों से आप कह सकते हैं हमारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। चित्तौड़ की रानी पद्मावती या पद्मिनी की कहानी। हाँ, एक ऐसा नाम जिसके आसपास इतिहास, लोक कथा, काव्य और हाँ, विवादों का भी एक घना जाल बुना हुआ है। बिल्कुल। तो सवाल कई हैं। क्या वो सचमुच थीं? क्या उनकी खूबसूरती ही वजह थी अलाउद्दीन खिलजी के हमले की, या कहानी कुछ और है? और हमारे पास जो जानकारी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। मतलब एक तरफ मलिक मोहम्मद जायसी का मशहूर महाकाव्य पद्मावत है, तो दूसरी तरफ अमीर खुसरो जैसे खिलजी के समय के इतिहासकारों के लिखे दस्तावेज भी हैं। हाँ, और फिर बाद के जैन ग्रंथ हैं, राजपूतों की अपनी लोक गाथाएं। कर्नल जेम्स टॉड जैसे अंग्रेजों का नजरिया है। बंगाली साहित्य में इसका बिल्कुल अलग रूप मिलता है और आज के इतिहासकार भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब स्रोत अक्सर अलग-अलग बातें कहते हैं, कभी-कभी तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अलग-अलग आवाज़ों को सुने, उन्हें समझे। सिर्फ ये नहीं कि सच क्या है, बल्कि ये भी कि कोई कहानी इतनी ताकतवर कैसे बन जाती है, बिल्कुल। कैसे वो समय के साथ बदलती है और क्यों आज भी इतनी भावनाओं को जगाती है। चलिए, तो फिर चित्तौड़ के इतिहास और पद्मिनी की इस किंवदंती के सफर पर निकलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या रानी पद्मिनी नाम की कोई रानी चित्तौड़ में वाकई थी? हम्म। हैरानी की बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में चित्तौड़ पर हमला किया, तो उस वक्त के जो इतिहासकार थे, जिन्होंने ये सब देखा या सुना, उन्होंने पद्मिनी का कहीं जिक्र ही नहीं किया। हाँ, ये बात चौंकाती है। अमीर खुसरो तो खिलजी के साथ ही थे, कहते हैं। उन्होंने अपनी खजाइनुल फुतूह में जंग का पूरा ब्यौरा दिया, पर पद्मिनी का नाम कहीं नहीं। कहीं नहीं। और जियाउद्दीन बरनी ने भी खिलजी के दौर का इतिहास लिखा, उसमें भी पद्मिनी नदारत है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल अजीब लगता रन। उनका जिक्र पहली बार तफसील से, मतलब विस्तार से मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में। अच्छा। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि पद्मावत खिलजी के हमले के करीब करीब 224 साल बाद 1540 में लिखा गया था। 224 साल? हाँ, और वो भी अवधी भाषा में। और जायसी ने खुद इसे इतिहास नहीं कहा, उन्होंने इसे काव्य कहा है। मतलब एक तरह से काल्पनिक कहानी। काव्य? अच्छा। बल्कि कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि जायसी ने आखिर में लिखा भी है कि मैंने ये कहानी बनाकर सुनाई है। और समय का भी बड़ा फेर है। खिलजी की मौत तो 1316 में हो गई थी, जबकि जायसी की कहानी का जो माहौल है, कुछ पात्र हैं जैसे मालवा के गियात अल-दीन खिलजी का जिक्र आता है, जो पद्मिनी जैसी स्त्री की तलाश में था, वो सब 15वीं सदी के आखिर का लगता है। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार हैं जैसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वो मानते हैं कि कहानी का कोई ना कोई आधार तो रहा होगा, मतलब भले ही जायसी ने उसमें बहुत कुछ जोड़ा हो। हाँ, ये तर्क भी आता है। और वो कहते हैं कि बाद के कुछ जैन ग्रंथों में या फिर 1589 में लिखी हेमरतन की गोरा बादल पद्मिनी चौपाई में भी उनका जिक्र मिलता है। तो क्या इन बाद के स्रोतों पर थोड़ा भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे विद्वान भी हैं जो चित्तौड़ में मौजूद पद्मिनी महल या पद्मिनी ताल जैसी जगहों का हवाला देते हैं, या स्थानीय लोक कथाओं का। वो कहते हैं कि इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहिए। अच्छा। पर दिक्कत ये है कि इन इमारतों की सही उम्र तय करना मुश्किल है, और ये साबित करना कि इनका नाम वाकई उसी पद्मिनी से जुड़ा है, ये भी बहुत मुश्किल है। कई मानते हैं कि ये इमारतें शायद बाद में बनी या उनका नाम बाद में जोड़ा गया। तो अगर हम सिर्फ ऐतिहासिक सबूतों के तराजू पर देखें, तो पद्मिनी का अस्तित्व थोड़ा धुंधला ही नजर आता है। अच्छा, तो ऐतिहासिक सबूत तो कमजोर लगते हैं। फिर ये कहानी इतनी फैली कैसे? जाहिर है जायसी का पद्मावत इसमें सबसे अहम है। बिल्कुल। उसमें ऐसी क्या खास बातें हैं जो इतनी लोकप्रिय हुई, और वो बाद की कहानियों से कितनी अलग हैं? जायसी की कहानी वाकई बहुत अलग और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, इसमें पद्मिनी भारत की नहीं बल्कि सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी है। श्रीलंका की? हाँ, और उनके पास हीरामन नाम का एक बोलने वाला तोता है। यही तोता उड़कर चित्तौड़ आता है और राजा रतन सेन को पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में बताता है। अच्छा। राजा रतन सेन इतने मोहित हो जाते हैं कि योगी का भेष बनाकर सिंघल द्वीप पहुंच जाते हैं। फिर कई सारी मुश्किलें आती हैं, पर आखिर में वो पद्मिनी से शादी करके उन्हें चित्तौड़ ले आते हैं। कहानी में विलन एक तरह से राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक या पंडित है।
रतन सेन उसे किसी बात पर देश निकाला दे देते हैं। अच्छा। वो बदला लेने के लिए दिल्ली जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के हुस्न के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताता है, भड़काता है। यहाँ खिलजी की एंट्री होती है। हाँ, फिर खिलजी चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है, धोखे से रतन सेन को कैद कर लेता है। अच्छा। फिर आते हैं रतन सेन के जांबाज योद्धा गोरा और बादल। वो एक चालाकी भरी योजना बनाते हैं, पालकियों में सैनिक छिपा कर ले जाते हैं और रतन सेन को छुड़ा लाते हैं। ये किस्सा तो सुना है, गोरा बादल वाला। हाँ, ये मशहूर है, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ कहानी के अंत में है। जायसी की कहानी में रतन सेन खिलजी से लड़ते हुए नहीं मारे जाते। क्या खिलजी से नहीं? नहीं, वो अपने एक पड़ोसी राजपूत राजा देवपाल से लड़ते हुए मारे जाते हैं। देवपाल भी पद्मिनी को पाना चाहता था। अरे, ये तो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, और इसके बाद पद्मिनी और रतन सेन की पहली पत्नी नागमती दोनों मिलकर पति की चिता पर सती होती हैं। सती? जौहर नहीं? नहीं, जौहर नहीं। वो खिलजी के डर से सामूहिक आत्मदाह जौहर नहीं करती, बल्कि पतिव्रता धर्म निभाते हुए सती होती हैं। जायसी ने तो इसमें गहरे दार्शनिक मतलब भी डाले हैं। चित्तौड़ को शरीर, राजा को मन, पद्मिनी को बुद्धि और खिलजी को माया बताया है। अरे बाप रे, मतलब जायसी की जो मूल कहानी है उसमें रतन सेन खिलजी से लड़ाई में नहीं मरे और जौहर नहीं सती हुआ। ये तो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है, जो हम आमतौर पे सुनते आए हैं। बिल्कुल। जिसमें खिलजी ही मुख्य खलनायक है और अंत जौहर से होता है। तो फिर ये जौहर वाली बात इतनी क्यों फैल गई? क्या ये बाद में जोड़ी गई कहानी को ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा फर्क है और ऐसा लगता है कि समय के साथ कहानी में बदलाव आते गए, शायद उसे ज्यादा वीरतापूर्ण बनाने के लिए, या कह सकते हैं राजपूती आन बान के मुताबिक ढालने के लिए। हेमरतन की गोरा बादल पद्मिनी चौपाई को ही लीजिए, जो 1589 में, मतलब जायसी के कुछ दशकों बाद आई। उसमें कहानी का जोर राजपूत सम्मान पर ज्यादा है। उसमें तो रतन सेन अपनी पहली पत्नी के खाने से बोर होकर अच्छी पत्नी खोजने निकल पड़ते हैं और तब पद्मिनी मिलती हैं। अच्छा। हाँ, और राघव चेतन की जगह राघव व्यास नाम का ब्राह्मण है, जो डर के मारे खिलजी के पास चला जाता है। खिलजी पहले सिंघल द्वीप में पद्मिनी किस्म की औरतें ढूंढता है, फिर चित्तौड़ आता है। यहाँ भी गोरा बादल रतन सेन को बचाते हैं। गोरा शहीद होता है और उसकी पत्नी सती होती है। तो आप देख रहे हैं, धीरे धीरे कहानी का रूप बदल रहा था। समझ गया। और वो तलवारबाजी वाला स्वयंवर कि पद्मिनी खुद भेष बदलकर लड़ती थी और वो आईने में शक्ल दिखाने वाली बात जो बहुत मशहूर है, ये सब कब जोड़ा कहानी में? हाँ, ये दिलचस्प चीजें बाद के संस्करणों में और लोक कथाओं में जुड़ती गईं। कुछ कहानियों में पद्मिनी को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक योद्धा राजकुमारी दिखाया गया। कहते हैं स्वयंवर में शर्त रखी कि जो योद्धा उनके चुने फाइटर को हराएगा उसी से शादी करेंगी, और वो फाइटर वो खुद पद्मिनी थी, भेष बदलकर। अरे वाह। और सिर्फ रतन सिंह ही उन्हें हरा पाए। ये कहानी को और रोमांचक बनाता है ना? हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक आईने वाली बात है, ये कर्नल जेम्स टॉड के संस्करण में और कुछ लोक किस्सों में बहुत प्रमुखता से आती है। अच्छा, टॉड के यहाँ से? हाँ, कहा जाता है कि खिलजी ने पद्मिनी को देखने की जिद की तो राजपूतों ने बीच का रास्ता निकाला कि वो सीधे नहीं बल्कि आईने में परछाई देख लें। इसी कहानी के आधार पर कहते हैं चित्तौड़ किले के पद्मिनी महल में शीशे लगाए गए थे। हाँ, सुना, उस पर काफी विवाद भी हुआ था हाल में। बिल्कुल, काफी विवाद हुआ और उन्हें तोड़ना भी पड़ा। अच्छा, ये कर्नल जेम्स टॉड का जिक्र बार बार आ रहा है। सुना है इन्होंने इस कहानी को फैलाने में बड़ा रोल निभाया। निश्चित रूप से 19वीं सदी में जेम्स टॉड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। उन्होंने राजस्थान पर एक बहुत मशहूर किताब लिखी, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उन्होंने वहाँ के भाटों से जो राजाओं की वंशावली और किस्से गाते थे और स्थानीय कहानियों को सुनकर पद्मिनी का किस्सा लिखा। उनके वर्जन में पद्मिनी श्रीलंका के चौहान राजा हमीर सांग की बेटी है और शासक का नाम भी टॉड ने रतन सिंह की जगह राणा लक्ष्मण सिंह बता दिया और पद्मिनी को उनका चाचा भीम सिंह या भीम सिंह की पत्नी बताया। अच्छा, ये तो ऐतिहासिक तथ्यों से अलग है। हाँ, बिल्कुल। इतिहासकार मानते हैं कि 1303 में राजा रतन सिंह ही थे। खैर, टॉड की कहानी में खिलजी आईने में पद्मिनी को देखता है, भीम सिंह को धोखा देकर पकड़ लेता है, गोरा बादल पालकी वाली चाल से उसे छुड़ाते हैं और आखिर में सारे राजपूत मर्द लड़ते हुए मारे जाते हैं, जिसे साका कहते हैं।
और पद्मिनी बाकी राजपूत औरतों के साथ आग में कूदकर जौहर कर लेती हैं। यहाँ जौहर है। हाँ, टॉड के वर्जन में जौहर है और टॉड की किताब पश्चिम में और भारत में भी बहुत पढ़ी गई। इसने पद्मिनी की कहानी को एक तरह से ऐतिहासिक सच जैसा दर्जा दिलाने में बहुत मदद की। और फिर बंगाल में इस कहानी ने एक नया ही मोड़ ले लिया, खासकर राष्ट्रवाद के दौर में, ऐसा सुना है? हाँ, ये पहलू बहुत अहम है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत में आज़ादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी, खासकर बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तब टॉड की किताब से प्रेरणा लेकर कई बंगाली लेखकों ने पद्मिनी को अपनी कहानियों और नाटकों का नायक बनाया, जैसे यजनेश्वर बंद्योपाध्याय, क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद, अवनींद्रनाथ टैगोर। अच्छा। इन लेखकों ने पद्मिनी को एक ऐसी वीर हिंदू रानी के तौर पर पेश किया जो एक बाहरी कामुक मुस्लिम हमलावर से अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लेती है। यहीं से कहानी में वीरता और बलिदान के साथ साथ एक राष्ट्रवादी और दुर्भाग्य से थोड़ा सांप्रदायिक रंग भी चढ़ने लगा। पद्मिनी सिर्फ चित्तौड़ की रानी नहीं रही, वो हिंदू गौरव और मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। तो अगर हम इन कहानियों और भावनाओं से थोड़ा हटकर वापस इतिहास की तरफ देखें, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आखिर चित्तौड़ पर हमला किया क्यों था? क्या वजह वाकई पद्मिनी थी या कुछ और था? क्या कहते हैं इतिहासकार इस बारे में? देखिए, ज्यादातर गंभीर इतिहासकार तो यही मानते हैं कि खिलजी के चित्तौड़ पर हमले के पीछे ठोस राजनीतिक और सैनिक कारण थे। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ताकतवर और महत्वाकांक्षी बादशाह था। वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था और चित्तौड़ का किला वो जमाने में बहुत अहम माना जाता था। क्यों? क्या खासियत थी? उसकी लोकेशन ऐसी थी कि गुजरात और मालवा के जो व्यापार के रास्ते थे उन पर उसका कंट्रोल था। साथ ही वो राजपूताना की शक्ति का एक बड़ा गढ़ था। खिलजी के दरबारी इतिहासकार बर्नी ने लिखा भी है कि खिलजी के सलाहकारों ने उसे दुनिया जीतने का सपना पूरा करने से पहले रणथंबोर और चित्तौड़ जैसे मजबूत किलों को जीतना जरूरी बताया था। तो मतलब सामरिक और राजनीतिक अहमियत? हाँ, शायद असल वजह चित्तौड़ की सामरिक और राजनीतिक अहमियत ही थी। लेकिन क्या पद्मिनी वाला किस्सा पूरी तरह मनगढ़ंत है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी एक वजह रही हो, छोटी ही सही? देखिए, ये पूरी तरह खारिज करना भी मुश्किल है। कौन जाने, हो सकता है खिलजी ने पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में सुना हो और उसे हासिल करने की इच्छा भी उसके मन में आई हो। ये मुमकिन है। या ये भी हो सकता है कि पद्मिनी की मांग करना खिलजी की एक सोची समझी चाल हो, राजपूतों को नीचा दिखाने की, उनकी आन पर चोट करने की कोशिश, ताकि वो आसानी से हार मान ले। अच्छा, ये भी एक एंगल हो सकता है। हाँ, और एक और दिलचस्प थ्योरी है जो अजीज अहमद जैसे विद्वानों ने दी है। वो कहते हैं कि शायद जायसी ने दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी और मालवा के सुल्तान गियाथ अल-दीन खिलजी की कहानियों को मिला दिया हो। अच्छा, वो कौन था? गियाथ अल-दीन 15वीं सदी के आखिर में मालवा का सुल्तान था और कहा जाता है कि वो पद्मिनी यानी आदर्श गुणों वाली स्त्री की तलाश में रहता था। उदयपुर के पास एक शिलालेख भी मिला है जिसमें 1488 में गियाथ अल-दीन को बादल गोरा नाम के राजपूत सरदारों के हाथों हार का जिक्र है। बादल गोरा, ये नाम तो जायसी के किरदारों से मिलते हैं। बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो हो सकता है कहानी की जड़ें कहीं और हों जिन्हें जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ जोड़ दिया हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। अच्छा, और ये जो बलिदान के तरीके में फर्क है, जायसी ने सती लिखा, बाद की कहानियों में जौहर है, ये दोनों अलग कैसे हैं और कहानी के असर पर इसका क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, सती वो प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर बैठकर जान दे देती थी। ये व्यक्तिगत फैसला हो सकता था या सामाजिक दबाव। ठीक है। जौहर इससे अलग था। ये राजपूतों की एक सामूहिक परंपरा थी, खासकर युद्ध के हालात में, जब हार बिल्कुल सामने नजर आती थी और दुश्मन के हाथों बेइज्जती का खतरा होता था। तब किले की सारी राजपूत औरतें एक साथ एक विशाल आग में कूदकर जान देती थीं, ताकि दुश्मन उन्हें छू भी ना सके। इसे इज्जत और कुल की मर्यादा बचाने का आखिरी रास्ता माना जाता था। अच्छा। और जब औरतें जौहर कर लेती थीं, उसके बाद मर्द केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन पर आखिरी बार टूट पड़ते थे। इसे साका कहते थे। साका और जौहर। हाँ, तो जाहिर है पद्मिनी की कहानी में जौहर का जिक्र उसे कहीं ज्यादा त्रासद, वीर रस से भरा और भावनात्मक बना देता है।
सती से ज्यादा नाटकीय। सही बात है। शायद इसीलिए बाद की कहानियों में सती की जगह जौहर ने ले ली। वो कहानी को ज्यादा यादगार बनाता है। कमाल है, इतनी अनिश्चितता, इतने अलग अलग बयान, फिर भी पद्मिनी की कहानी आज तक लोगों के जहन में इतनी ताजा और असरदार क्यों है? हाल की फिल्म पद्मावत पर जो बवाल हुआ वो भी यही दिखाता है। सही कहा। इसकी वजह शायद ये है कि पद्मिनी अब सिर्फ इतिहास का एक किरदार, या शायद किरदार नहीं, वो नहीं रही, वो एक प्रतीक बन गई हैं। प्रतीक किस चीज का? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों का प्रतीक। राजपूतों के लिए वो वीरता, बलिदान और आन बान शान का प्रतीक है। कई लोगों के लिए वो स्त्री के सम्मान और सतीत्व की रक्षा का प्रतीक है। राष्ट्रवादियों के लिए वो विदेशी हमले के खिलाफ भारत के प्रतिरोध का प्रतीक बनी, जैसा हमने बंगाल के संदर्भ में देखा। और दुर्भाग्य से कुछ समूहों के लिए वो सांप्रदायिक विभाजन का भी प्रतीक बन गई। अच्छा। ये कहानी हमारी सामूहिक याददाश्त का, हमारी चेतना का हिस्सा बन चुकी है। और जब भी पहचान, सम्मान या इतिहास की बात होती है, पद्मिनी का जिक्र कहीं ना कहीं आ ही जाता है। इसीलिए वो आज भी इतनी संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है। वैसे क्या चित्तौड़ के इतिहास में सिर्फ पद्मिनी ही ऐसी मशहूर और प्रेरणा देने वाली रानी या महिला हुई हैं, या और भी नाम हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। चित्तौड़ का इतिहास ऐसी कई असाधारण महिलाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। जैसे रानी कर्णावती का नाम आता है। कहते हैं उन्होंने गुजरात के बहादुर शाह के हमले के वक्त मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, पर मदद आने में देर हुई और उन्हें जौहर करना पड़ा। रानी कर्णावती। फिर भक्त शिरोमणि मीराबाई हैं। वो चित्तौड़ के राजघराने की बहू थीं, लेकिन उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना और सारे सामाजिक बंधन तोड़ दिए। उनकी कहानी तो अपने आप में अद्भुत है। हाँ, मीराबाई तो बहुत प्रसिद्ध हैं। और पन्ना धाय का बलिदान, वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। एक धाय माँ जिसने मेवाड़ के नन्हे राजकुमार उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता, उनको बचाने के लिए अपने सगे बेटे चंदन की कुर्बानी दे दी। अपने बेटे की? हाँ, जब बनबीर नाम का एक शख्स राजकुमार को मारना चाहता था, तो पन्ना धाय ने उदय सिंह की जगह अपने बेटे को सुला दिया और राजकुमार को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अविश्वसनीय है ना? तो ये सब महिलाएं भी चित्तौड़ की हिम्मत, त्याग और चरित्र की मिसाल हैं। तो कुल मिलाकर रानी पद्मिनी की कहानी इतिहास, कविता, लोक कथा और यहाँ तक कि राजनीति का एक ऐसा संगम है जिसमें किसी एक सच को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ। हर कहानी, हर बयान अपने दौर की जरूरतों, अपने कहने वाले के मकसद और समाज की सोच का आईना है। बिल्कुल। और शायद यही सबसे दिलचस्प बात है। पद्मिनी की कहानी के इतने सारे रूप, जो कभी-कभी एक दूसरे को काटते भी हैं, उनका लगातार बने रहना हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? शायद ये दिखाता है कि हम, यानी कोई भी समाज, अपने अतीत को कैसे गढ़ता है, कैसे याद रखता है, खासकर जब बात इज्जत, पहचान, बहादुरी या दुख की हो। सही। तो असली सवाल शायद ये नहीं है कि उस दिन चित्तौड़ में असल में क्या हुआ था, क्योंकि वो शायद हम कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाएंगे। ज्यादा अहम सवाल ये है कि हम क्या याद रखना चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। सोचने वाली बात है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यादों और उनकी व्याख्याओं की एक लगातार चलने वाली कहानी भी है।